तो क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कंटेंट्स? बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, नोट्स टू अकाउंट्स एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। अभी हम करेंगे बैलेंस शीट। अब ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब बैलेंस शीट बनेगी तो बैलेंस शीट में आप क्या शो करेंगे? सिर्फ और सिर्फ हेड्स एंड सब हेड्स इन द स्पेसिफिक ऑर्डर। इन द स्पेसिफिक ऑर्डर। ऑर्डर गलत हुआ, इनकरेक्ट प्रेजेंटेशन। फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट कहां गिवन है? शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो कुछ भी आगे करने से पहले आपको हेड्स, मेजर हेड्स और सब हेड्स ये अंडरस्टैंड करने हैं, इन द करेक्ट ऑर्डर याद होने चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे कि उनके अंदर आइटम्स, उनको बोलते हैं लाइन आइटम्स, उनके अंदर आइटम्स आते क्या क्या है। ध्यान से देखना। तो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में कैसे डिवाइड होता था? लाइबिलिटी साइड एंड एसेट साइड। हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट होता था टी शेप, लेफ्ट हैंड साइड लाइबिलिटीज, राइट हैंड साइड एसेट्स। कंपनीज में वर्टिकल फॉर्मेट होता है, वर्टिकल फॉर्मेट, ऊपर नीचे। तो पहले आते हैं लाइबिलिटीज की जगह, उसको बोलते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। साइड यूज तो करते हैं बट एज सच कोई लेफ्ट साइड राइट साइड तो है नहीं, वर्टिकल फॉर्मेट है, बट फिर भी इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड, और सेकंड होता है एसेट साइड, वर्टिकल फॉर्मेट होता है। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में क्या क्या आता है? इक्विटी is another name for capital. Equity is another name for capital. सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में वर्ड यूज होता है कैपिटल, यहाँ पे यूज होता है शेयर कैपिटल। बट इक्विटी इंक्लूड्स शेयर कैपिटल एंड सम अदर आइटम्स एज वेल। बट इक्विटी मतलब ओनर्स का पैसा, लाइबिलिटीज मतलब बोरोड फंड्स, जो आपने पैसे बोरो कर रखे हैं। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में क्या क्या आता है? इक्विटी is the liability towards the shareholders. It is the liability towards the shareholders. Owners funds भी कहते हैं इसे, and it is termed as shareholders funds. इसमें और चीजें भी आएंगी क्या? It includes, इक्विटी में क्या आता है? It includes share capital, reserves and surplus, and money received against share warrants. तो एक होता है इक्विटी और एक होती है लाइबिलिटी। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में इक्विटी ऑल्सो नोन एज शेयर होल्डर्स फंड्स, और सेकंड सेगमेंट है लाइबिलिटीज। नाउ लाइबिलिटीज जो है एक्चुअली एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, आउटसाइडर्स क्लेम्स, जो हमने बाहर वालों के पैसे देने हैं। इट विल बी फर्दर सबडिवाइडेड इनटू नॉन करेंट लाइबिलिटीज एंड करेंट लाइबिलिटीज। नॉन करेंट लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज विच कैन बी पेड इन मोर देन वन ऑपरेटिंग साइकिल, यूजुअली 1 ईयर। तो जिसको पे करने के लिए 1 साल से ज्यादा का टाइम है, नॉन करेंट लाइबिलिटीज। जो 1 साल के अंदर अंदर क्लियर करनी है वो है आपकी करेंट लाइबिलिटीज। अब ध्यान से देखना, इन बिटवीन शेयर होल्डर्स फंड्स एंड नॉन करेंट लाइबिलिटीज एक सेपरेट हेड आता है नोन एज शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अब एक एक करके हम मेजर हेड्स अंडरस्टैंड करेंगे। पहला मेजर हेड, ध्यान रखना बेटा, ये होता है मेजर हेड, शेयर होल्डर्स फंड्स। ऑर्डर बहुत जरूरी है। ये हो गया मेजर हेड नंबर 1, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड्स also known as owners funds, also known as equity। तो शेयर होल्डर्स फंड्स में क्या क्या आता है? शेयर होल्डर्स फंड्स में 3 सब हेड्स हैं, 3 सब हेड्स हैं। एक शेयर कैपिटल, सॉरी, एक शेयर कैपिटल, एक रिजर्व्स एंड सरप्लस, और एक मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। शेयर होल्डर्स फंड्स, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में सबसे पहले आ गया शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर्स फंड्स के अंडर शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। अब ये हो गए सब हेड्स, ये तीनों क्या हो गए? सब हेड्स। तो सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करने हैं हेड्स एंड सब हेड्स। उसके बाद जो सब हेड्स हैं इनके अंदर के आइटम्स वो भी हमें याद करने हैं। पहले अंडरस्टैंड करेंगे
फिर उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कौन सी चीज कहाँ पे आएगी, तो वो याद करेंगे धीरे धीरे, अपने आप हो जाएगा प्रैक्टिस के साथ साथ। शेयर होल्डर फंड्स में 3 सब हेड्स, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। शेयर कैपिटल में मुझे क्या पता होना चाहिए कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जो इसके कंटेंट्स हैं, ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, वो सब हम ऑलरेडी कंपनी अकाउंट्स में डिटेल में कर चुके हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट, वो पूरा डिटेल्ड सेगमेंट कंपनी अकाउंट्स में हम कर चुके हैं। यहाँ पे हमें बस ये पता होना चाहिए कि शेयर होल्डर फंड में जो शेयर कैपिटल है उसमें क्या क्या आ सकता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बट उसके लिए आप कंपनी अकाउंट रिवाइज करेंगे, उसमें डिटेल्ड सेगमेंट किया हुआ है सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल के ऊपर। अगर प्रेजेंटेशन पे आ जाए कि ऑथराइज शेयर कैपिटल कैसे दिखाते हैं, इशूड, सब्सक्राइब, वो सब कैसे दिखाते हैं, सारा का सारा वो हम कंपनी अकाउंट्स में डिटेल में कर चुके हैं। तो यहाँ पे मिले शेयर कैपिटल इज नॉट एन इंपॉर्टेंट आइटम, रिजर्व्स एंड सरप्लस इज। तो मेजर हेड शेयर होल्डर्स फंड्स, सब हेड शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। तो पहले मेजर हेड्स और सब हेड्स डिस्कस करेंगे, फिर उनके आइटम्स में आएंगे। तो पहला मेजर हेड शेयर होल्डर्स फंड्स। सेकंड मेजर हेड, ध्यान से देखना, आइटम्स पे आऊंगा मैं, पहले एक बारी हेड्स और सब हेड्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद में सेकंड राउंड में आइटम्स पे आऊंगा। तो बार बार डिस्कस होगा, रिटेंशन कहीं ज्यादा होगी, ध्यान से देखना। सेकंड मेजर हेड शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। फर्स्ट मेजर हेड क्या था, शेयर होल्डर्स फंड्स, उसमें क्या आया, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। सेकंड मेजर हेड शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, पेंडिंग अलॉटमेंट, अभी शेयर्स अलॉट नहीं हुए हैं, अभी शेयर्स अलॉट नहीं हुए हैं। तो ये सेपरेट एज इट इज आइटम गिवन होगा, इसके कोई सब हेड्स नहीं होते, इसके कोई फर्दर कैलकुलेशन नहीं होती, ये एज इट इज आपको अमाउंट गिवन होगा, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अगर ऐसा कुछ है तो शेयर होल्डर्स फंड्स के बाद ये शो किया जाएगा, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। थर्ड मेजर हेड लाइबिलिटीज में दो डिविजन हैं, नॉन करेंट लाइबिलिटीज और करेंट लाइबिलिटीज। पहले शो करेंगे नॉन करेंट लाइबिलिटीज। तो सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले आया आपका इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड्स। सेकंड आया आपका शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। थर्ड नॉन करेंट लाइबिलिटीज, थर्ड क्या आया, नॉन करेंट लाइबिलिटीज। नॉन करेंट लाइबिलिटीज में नॉन करेंट लाइबिलिटी मेजर हेड है, नॉन करेंट लाइबिलिटी मेजर हेड है। इसके सब हेड क्या है, इसके सब हेड्स है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अभी मैं बस आपको नाम बता रहा हूं, डिस्कशन तो अभी होगी। शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। थर्ड नॉन करेंट लाइबिलिटीज, नॉन करेंट लाइबिलिटीज में सब हेड्स, ये सारे क्या हैं, सब हेड्स हैं। अभी तो हम इनके आइटम्स डिस्कस करेंगे। सब हेड्स में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, चार सब हेड्स है नॉन करेंट लाइबिलिटीज में। फिर उसके बाद आती हैं करंट लाइबिलिटीज, उसके बाद क्या आती हैं, करंट लाइबिलिटीज, अभी करेंगे सब डिस्कस। अब करंट लाइबिलिटीज फोर्थ मेजर हेड ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड। करंट लाइबिलिटीज के सब हेड्स क्या होते हैं, 4 सब हेड्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेएबल्स, अदर करंट लाइबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ध्यान से देखना बेटा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर में बैलेंस शीट हमें याद होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन परफेक्ट होनी चाहिए। अगर ढंग से टाइम इन्वेस्ट किया गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे तो आगे एनालिसिस में उसमें काफी हेल्प होगी, ध्यान से देखना। तो साथ साथ अंडरस्टैंड करेंगे और याद करने का तरीका भी समझेंगे, ध्यान से देखना। अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हेड्स एंड सब हेड्स ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड, इक्विटी एंड
लायबिलिटीज साइड। अब इक्विटी एंड लायबिलिटीज साइड के चार मेजर हेड्स हैं, चार मेजर हेड्स हैं, ध्यान से देखना। वन, टू, थ्री एंड फोर। ओके, एक एक करके। पहला मेजर हेड क्या था? शेयर होल्डर्स फंड्स। पहला मेजर हेड शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर्स फंड्स में क्या क्या आया? सबसे पहले आया शेयर कैपिटल। सेकंड सब हेड, इनको क्या बोलते हैं? सब हेड, रिजर्व्स एंड सरप्लस। थर्ड, money received against share warrants. Money received against share warrants. अभी एक एक करके आराम से सबके मीनिंग अंडरस्टैंड करेंगे। मीनिंग जरूरी अंडरस्टैंड करना। शेयर वॉरेंट्स क्या होते हैं, सब क्या होता है, आराम से पहले एक बार नाम तो सुन ले। शेयर होल्डर्स फंड्स। नंबर टू, शेयर एप्लीकेशन मनी। शेयर एप्लीकेशन मनी received pending allotment. Share application money received pending allotment. ये मेजर हेड है। मेजर हेड नंबर वन शेयर होल्डर्स फंड्स। मेजर हेड नंबर टू शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट। पैसे आ गए, एप्लीकेशन मनी आ चुकी है, अभी अलॉटमेंट हुई नहीं है कंप्लीट। थर्ड, नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज, थर्ड मेजर हेड। फोर्थ मेजर हेड क्या होता है? करेंट लायबिलिटीज। फोर्थ मेजर हेड क्या होता है? करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज में सब हेड पहला लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के आइटम्स, सब के आइटम्स आगे जाके, पहले हेड्स और सब हेड्स। सेकंड, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, सेकंड सब हेड। थर्ड सब हेड अदर लॉन्ग टर्म liabilities, other long term liabilities. Fourth subhead, long term provisions. Fourth subhead, long term provisions. नॉन करेंट लाइबिलिटीज मेजर हेड, सब हेड चार सब हेड्स हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। और करंट लाइबिलिटीज फोर्थ मेजर हेड, इसमें भी चार सब हेड होते हैं। इसमें भी चार सब हेड होते हैं। अब ध्यान से देखना, ये बनाने का पर्पस था कि ऐसे क्यों मैंने आपको फ्लो चार्ट बना के दिखाया, याद करना बहुत आसान हो जाएगा। नॉन करेंट लाइबिलिटीज में पहला सब हेड है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। करंट लाइबिलिटीज में पहला सब हेड है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। तो बोरोइंग्स एक साल से ज्यादा की हो तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, एक साल से कम की हो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। यहाँ पे सेकंड आइटम है करंट लाइबिलिटीज में, सेकंड सब हेड है ट्रेड पेबल्स। देखेंगे अभी, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, वो सब आता है, ट्रेड पेबल्स। थर्ड आइटम नॉन करेंट लाइबिलिटीज में अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, यहाँ पे अदर करेंट लाइबिलिटीज, अदर करेंट लाइबिलिटीज। उसमें फोर्थ आइटम था लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, यहाँ पे फोर्थ आइटम है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। फोर्थ सब हेड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। क्या है ये? इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड, फोर मेजर हेड्स। नंबर वन शेयर होल्डर्स फंड्स, नंबर टू शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ध्यान से देखना, नंबर वन शेयर होल्डर्स फंड्स, ओके। नंबर टू शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। नंबर थ्री नॉन करेंट लायबिलिटीज। नंबर थ्री क्या है? नॉन करेंट लायबिलिटीज। नंबर फोर क्या है? करेंट लायबिलिटीज। चार मेजर हेड्स,
4 मेजर हेड्स। शेयर होल्डर फंड्स के मेजर हेड में 3 सब हेड्स होते हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में कोई सब हेड नहीं है, कोई कुछ आइटम नहीं है, एज इट इज गिवन होगा, आप बैलेंस शीट में दिखा देंगे, नहीं गिवन तो वो निल है। थर्ड मेजर हेड नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज के 4 सब हेड्स हैं। पहला लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, फिर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, तीसरा अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, चौथा लॉन्ग टर्म प्रोविजन। करेंट लायबिलिटी फोर्थ मेजर हेड, इसके भी 4 सब हेड्स हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एक अलग चीज हो गई, ट्रेड पेपर्स। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, अदर करेंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। रिलेट करोगे, याद करना बहुत आसान है, याद तो करना पड़ेगा बेटा, याद करोगे एडवांटेज पे रहोगे, बहुत बड़ी एडवांटेज पे रहोगे। आगे जाके चैप्टर्स आएंगे जहाँ पे बैलेंस शीट का फॉर्मेट बार बार बनाना होगा, ऑर्डर पता होगा तो परफेक्ट प्रेजेंटेशन होगी आपकी। अब ये तो है हेड्स और सब हेड्स। इस चैप्टर में जो एक्चुअल क्वेश्चंस आने हैं वो आपको आइटम्स देंगे, वो आपको आइटम्स देंगे और पूछेंगे ये आइटम कहाँ पे आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो आपको बताना है कि क्या मेजर हेड है, क्या सब हेड है। तो इसके अब हम आइटम्स आइटम्स रीड करने हैं, अंडरस्टैंड करने हैं। वो जरूरी नहीं होता कि वो एक ऑर्डर में होने चाहिए, हेड्स और सब हेड्स एक ऑर्डर में होना जरूरी है, हेड्स और सब हेड्स एक ऑर्डर में होना जरूरी है। अब इसमें से कौन से आपको आइटम्स ढंग से डिटेल में पता होने चाहिए। रिजर्व्स एंड सरप्लस, डिटेल में इसके सारे आइटम्स पता होने चाहिए। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इसके डिटेल में आइटम्स आपको पता होने चाहिए। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कोर्स में ही नहीं है, डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कोर्स में नहीं है, डिस्कस करेंगे, बस प्रेजेंटेशन से एक आपको पता होना चाहिए किस ऑर्डर में कहाँ पे आएगा। इससे ज्यादा हमारे कोर्स में, 12th के कोर्स में डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नहीं है। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी जस्ट रीड वंस, एक दो एग्जांपल्स पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट नहीं है। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी जस्ट रीड वंस, एक दो एग्जांपल्स पता होने चाहिए, कोर्स में है, बिल्कुल कोर्स में है, बट इसके ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब चलो इसके आइटम्स पता होने चाहिए, 2-3 ही है, पता होने चाहिए। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स इंपॉर्टेंट है, ट्रेड पेबल्स बहुत छोटा है बट इंपॉर्टेंट है, अदर करंट लायबिलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिन पे टिक मारे इनके आपको आइटम्स भी ढंग से पता होने चाहिए, उसमें ऑर्डर जरूरी नहीं होता। ऑर्डर किस में जरूरी है, हेड्स एंड सब हेड्स में। अब हम एक एक करके इनके आइटम्स डिस्कस करेंगे, मीनिंग अंडरस्टैंड करेंगे। मीनिंग समझना बहुत जरूरी है, याद तो हो ही जाएगा बट याद करना भी एक रिक्वायरमेंट है। क्या क्या याद रख करना है वो बताऊंगा, बट अंडरस्टैंड करके याद करना। तो चलो एक बारी बैलेंस शीट में रिव्यू करते हैं जितना अभी तक हमने करा है। फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट आपको क्या पता है, कहां पे गिवन है, पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। पार्ट 1 शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट। फॉर्मेट क्या होता है, बैलेंस शीट एज एट, ओके। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, नोट नंबर जो भी आइटम्स हैं वो कहां जाते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स में। अमाउंट्स के 2 कॉलम्स बनते हैं, एक करेंट ईयर डेटा और एक प्रीवियस ईयर डेटा। इसे बोलते हैं कंपेरेटिव बैलेंस शीट। क्या बोलते हैं इसको, कंपेरेटिव बैलेंस शीट। कंपनीज के लिए कंपलसरी है कि उनको कंपेरेटिव बैलेंस शीट ही बनानी पड़ेगी ताकि इन्वेस्टर्स को दिखे एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर आप में क्या चेंजेस आए हैं आपके फाइनेंशियल्स में, कंपलसरी होता है। तो कंटेंट्स की अगर बात करें, अभी हमने क्या डिस्कस करे हैं, मेजर हेड्स एंड सब हेड्स ओनली, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अब एक एक करके हम डिटेल में डिस्कस करेंगे उनके मीनिंग। शेयर होल्डर्स फंड्स, तो ये ओनर्स फंड्स हैं, दिस इज आल्सो नोन एज इक्विटी। अब इक्विटी एंड लायबिलिटीज साइड है ये, तो इक्विटी में क्या आता है, शेयर होल्डर्स फंड्स और शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमारे कोर्स में नहीं है, तो आगे जाके हम कुछ रेशियोज निकालेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि शेयर होल्डर्स फंड्स और इक्विटी एक ही बात है। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट कम्स बिटवीन
equity and liabilities. It comes between equity and liabilities. आगे जाके जब हम रेशियोज कैलकुलेट करेंगे तो जहां जहां इक्विटी आएगा वहां सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर्स फंड्स लिया जाएगा. शेयर होल्डर फंड्स में क्या क्या आता है? शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स. शेयर कैपिटल हम डिटेल में कंपनी अकाउंट्स में कर चुके हैं. ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब, वो सब वहां आ गया. यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपको टोटल्स गिवन होंगे. अगर कोई क्वेश्चन आ भी गया प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल का, एग्जैक्टली सेम एज व्हाट वी डिड इन कंपनी अकाउंट्स, वो हम कुछ ज्यादा ही डिटेल में कर चुके हैं. यहाँ पे हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है, वो सेम ही आएगा अगर आया तो. काम की बात, रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या क्या आता है, अब एक एक करके हम आइटम्स डिस्कस करेंगे. रिजर्व्स एंड सरप्लस. रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या क्या रिजर्व्स आते हैं? आइटम्स: कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, अदर रिजर्व्स, नेचर टू बी स्पेसिफाइड, एंड लास्ट होता है सरप्लस, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. ये तो गए आइटम्स के नाम. अब एक एक करके इनका मीनिंग, पहले जनरल आइडिया लेते हैं, फिर एग्जैक्ट मीनिंग एक बारी जरूर पढ़ना चाहिए हमें. डिफाइन करने को नहीं आएंगे, बट एक बारी हम अंडरस्टैंड करेंगे तो हमें उनकी प्लेसमेंट से हम रिलेट कर सकते हैं कि वहां पे क्यों शो करे जा रहे हैं. कैपिटल रिजर्व, रिजर्व्स क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स, रूटीन प्रॉफिट्स नहीं, कैपिटल प्रॉफिट्स. कैपिटल प्रॉफिट्स का एग्जांपल, जैसे आपने अपने कोई फिक्स्ड एसेट्स प्रॉफिट पे बेच दिए, वो कोई रूटीन बिजनेस इनकम नहीं है, कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना चाहिए. आपने शेयर्स फॉरफीट करे हुए थे, री इशू पे आपको कुछ प्रॉफिट हो गया, वो रूटीन ट्रांजैक्शन नहीं है, कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन है, तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना चाहिए. तो कैपिटल रिजर्व में अगर कोई भी बैलेंस आ रहा है तो वो रिजर्व्स एंड सरप्लस में चला जाएगा. कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, रिडेम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट. तो कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट होती है कि अगर आपको पता है कि आगे जाके आपने कुछ रीपेमेंट करनी है, आपने डिबेंचर्स इशू करे हुए हैं, लोन्स बोरो करे हुए हैं, डिबेंचर्स की रीपेमेंट करनी है, तो उसके लिए पहले से क्रिएट करो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व. ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, तो आपको पता है कि कुछ टाइम के बाद आपको पैसे देने हैं शेयर होल्डर्स के, तो उसके लिए पहले से ही रिजर्व क्रिएट करके चलो. कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के लिए क्रिएट किया जाता है. सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, अगर आपने शेयर्स प्रीमियम पे इशू करे हैं तो जो जितना भी पैसा आया वो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में चला जाएगा. तो जो बच्चे कंपनी अकाउंट्स पढ़ के ये चीज करते हैं तो उनके लिए रिलेट करना ज्यादा इजी हो जाता है. जो बिना कंपनी अकाउंट्स के करते हैं तो उनके लिए ये टर्म्स नहीं है. बिल्कुल ध्यान से मीनिंग अंडरस्टैंड करना चाहिए कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व क्या होता है. शेयर्स प्रीमियम पे इशू करे तो जितना एक्स्ट्रा 10 रुपए का शेयर 12 रुपए का इशू किया तो 2 रुपए जो प्रीमियम आया वो एक सेपरेट अकाउंट में जाता है. अकाउंट का नाम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व. रीवैल्यूएशन रिजर्व, आपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज रीवैल्यू करने के लिए रिजर्व क्रिएट किया हुआ है. कह रहा है वैल्यूज फ्लक्चुएट हो सकती हैं, तो उसके लिए हम पहले से ही रिजर्व क्रिएट करके चल रहे हैं. रीवैल्यूएशन रिजर्व. शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, मीनिंग अंडरस्टैंड करना एक बारी एडवाइजेबल है. इनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कोर्स पे नहीं है, एज इट इज आइटम्स आते हैं. आपको बस ये पता चाहिए कहाँ शो करेंगे. मेजर हेड शेयर होल्डर्स फंड्स, सब हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस. बट अपनी नॉलेज के लिए पता होना चाहिए होते क्या है. शेयर ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग अकाउंट, शेयर ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग अकाउंट मतलब एक चीज होती है ईसॉप, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान. एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान, कंपनीज अपने एम्प्लॉइज को ऑप्शन देती है कि कंपनी के शेयर्स खरीद लेना, आगे जाके मिल जाएंगे आपको, कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी है. ऑप्शन दे रही है एम्प्लॉइज को, कंडीशन होती है उसको बोलते हैं वेस्टिंग कंडीशंस. मतलब आपको, अगर आप 5 साल तक मेरे साथ काम करोगे तो 5 साल के बाद मैं आपको अपनी कंपनी के शेयर्स काफी डिस्काउंटेड प्राइस पे दूंगा. तो डिस्काउंटेड प्राइस पे दूंगा तो जो मैं कंपनी हूं मेरा कुछ नुकसान होगा, लॉस होगा ना. कोई चीज वहां पे मार्केट में
2000 की चल रही है, मैं आपको 800 रुपए का दूंगा, बट मेरा क्या बेनिफिट है इसमें, मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं मेरे साथ 5 साल तक काम करने के लिए, कंडीशन रख दी ना मैंने। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ऑप्शन दिया जा रहा है एम्प्लॉइज को कि अगर आपने ये कंडीशन फुलफिल करी तो आपको 2000 की चीज 800 में मिल सकती है। इसमें कंपनी का कुछ नुकसान हो रहा है कि उनको डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो जितना भी लॉस हो रहा है उसके लिए वो पहले से प्रोविजन क्रिएट करके चलते हैं, उसको बोलते हैं शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ऑप्शंस दिए हुए हैं, आउटस्टैंडिंग मतलब अभी लोगों ने वो शेयर्स खरीदे नहीं है, बट आपको रिजर्व क्रिएट करके चलना पड़ेगा कि जब भी उन्होंने वो ऑप्शन एक्सरसाइज करा तो आपका कुछ नुकसान होगा, तो उसके लिए आप रिजर्व क्रिएट कर रहे हो। एम्प्लॉई कॉम्पनसेशन एक्सपेंस माना जाता है वो उसको, जो एक्चुअल एक्सपेंस का नाम है नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। अदर रिजर्व कह रहे हैं और कोई भी रिजर्व है स्पेसिफाइंग नेचर, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, टैक्स रिजर्व, कोई भी रिजर्व है, रिजर्व अगर वर्ड है रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, टैक्स रिजर्व, सब्सिडी रिजर्व, कोई भी रिजर्व, बस नाम कुछ भी रिजर्व, कोई भी रिजर्व है तो वो रिजर्व्स इन सरप्लस में आता है। लास्ट आइटम सरप्लस। सरप्लस क्या होता है, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को सरप्लस बोलते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता था सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में, नेट प्रॉफिट क्या करते थे, कैपिटल में ऐड कर देते थे, यहाँ पे कैपिटल में ऐड नहीं करते, यहाँ पे अलग से शो करते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस में, क्या नाम लिखते हैं, सरप्लस कॉमा बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का क्लोजिंग बैलेंस है ये। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस के आइटम्स, अब इनको एक एक करके एक बारी, बस वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है वन टाइम इन्वेस्टमेंट, एक एक करके इनका मीनिंग डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखना। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व is a reserve created when a company purchases its own shares out of free reserves। एक एग्जांपल है, मल्टीपल एग्जांपल्स होते हैं। अभी कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व से पहले, सॉरी कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व पहले था, सॉरी कैपिटल रिजर्व पहले, तो अ रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स, अ रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स इज नोन एज कैपिटल रिजर्व। It is created out of the profit earned from transactions of capital nature and is not available for distribution to shareholders as dividend। Any profit which is available for distribution as dividend वो तो बिल्कुल ही फ्री रिजर्व्स होते हैं। जो डिविडेंड देना शेयर होल्डर्स को तो लास्ट चीज होती है, पहले बाकी सारे खर्चे तो निपटा लो, उसके बाद अगर आपके पास सरप्लस फंड्स हैं, सरप्लस प्रॉफिट्स हैं, तो शेयर होल्डर्स में बटेंगे। तो वो कह रहे हैं कैपिटल रिजर्व आर नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड, उन पे रिस्ट्रिक्शन होती है, कह रहे इट कैन नॉट बी यूज्ड एज इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स, उस पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, तभी एक सेपरेट अकाउंट में कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं। कैपिटल रिजर्व, रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स। एग्जांपल्स कि कैपिटल प्रॉफिट कैसे कैसे हो सकते हैं जिनसे कैपिटल रिजर्व क्रिएट हो, प्रॉफिट और गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, gain on sale of investments, gain on reissue of forfeited shares, gain on purchase of an existing business, business takeover करते थे तो हमने करा था issue of shares और debentures for consideration other than cash में, अगर किसी का business आपने परचेज कंसिडरेशन से कम में टेक ओवर कर लिया तो आपका प्रॉफिट हुआ है, कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, तो वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। तो कैपिटल रिजर्व के एग्जांपल्स करें, आपको जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो पूछेगा कैपिटल रिजर्व का आएगा, तो कैपिटल रिजर्व मेजर हेड शेयर होल्डर्स फंड्स, सब हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस, बट मीनिंग एक बारी जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, CRR, इट इज अ रिजर्व क्रिएटेड व्हेन अ कंपनी परचेजेस इट्स ओन शेयर्स। तो मैंने बताया ना कि रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हो रहे हैं तो आपको पैसा चाहिए, आप अपने ही शेयर्स खुद बाय बैक कर रहे हो तो आपको पैसा चाहिए, तो उनके लिए अगर आप रिजर्व क्रिएट कर रहे हो तो जो रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं उसका नाम क्या होता है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। तो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व इज अ रिजर्व क्रिएटेड
one of the situation when a company purchases its own shares out of free reserves or securities premium reserve. सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 में हमने पढ़ा था सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कैन बी यूज्ड टू बाय बैक ओन शेयर्स ऑफ द कंपनी, तो वहां पढ़ा था कंपनी अकाउंट्स में. सेक्शन 69 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट रिक्वायर्स, रिक्वायरमेंट है कंपनीज एक्ट की, दैट अ सम इक्वल टू द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स सो परचेज्ड शैल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व. कह रहा है अगर आप अपने शेयर्स खुद खरीदना चाहते हो तो पहले जितनी भी उनकी फेस वैल्यू है उतना रिजर्व क्रिएट करो, प्रूव करो कि आपके पास रिजर्व्स में पैसा पड़ा हुआ है, तब आप आगे जाके वो चीज खरीद सकते हो बाय बैक ऑफ शेयर्स के लिए. कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व. द रिजर्व में बी यूज्ड बाय द कंपनी टू इशू फुली पेड बोनस शेयर्स. अगर आप फ्री में बोनस शेयर्स इशू करना चाहते हो तो यूज कर सकते हो सीआरआर को. सेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट रिक्वायर्स that where preference shares are redeemed, so redeemable preference shares out of profits which would otherwise be available for declaration of dividend, a sum equal to the face value of the shares must be transferred to capital redemption reserve. अगर आप कंपनी के प्रॉफिट्स यूज कर रहे हो फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, वो प्रॉफिट्स which otherwise were available for distribution as dividend, अगर आपने वो प्रॉफिट्स यूज करे हैं तो आपके लिए कंपलसरी है कि पहले सीआरआर क्रिएट करो. आपको क्या पता होना चाहिए कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्या होता है. रिजर्व क्रिएटेड टू बाय बैक आवर ओन शेयर्स. ओके. रिजर्व क्रिएटेड टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स. कहां शो करते हैं? शेयर होल्डर्स फंड्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस. सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को ज्यादा ही हम डिटेल में ऑलरेडी कर चुके हैं, बट सिंपल सी टर्म है. Securities premium reserve, it is a reserve to which amount received in excess of the face value. तो जैसे शेयर से 10 रुपए के या डिबेंचर से 10 रुपए के 12 के इशू करे, इशूड अबव द फेस वैल्यू, तो जितना भी एक्सेस है जिस अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है उस अकाउंट का नाम है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व. ये पैसा यूज कहां किया जा सकता है वो सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 में मेंशन्ड है, वो तो एक अलग ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व. डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, डीआरआर. डिबेंचर्स रिडीम करने हैं तो पहले आपको डीआरआर क्रिएट करना होता है. सेक्शन 71 सबसेक्शन 4 की रिक्वायरमेंट है, वो यहाँ पे आपके किसी काम का, आपको सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर के हिसाब से. इसलिए डीआरआर रिजर्व क्रिएटेड टू रिडीम डिबेंचर्स कहां शो करेंगे? रिजर्व्स एंड सरप्लस में. revaluation reserve. Revaluation reserve is a reserve which is credited by the upward revision of asset. एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो प्रॉफिट हुआ, तो वो कहां चला जाएगा? रिवैल्यूएशन रिजर्व में क्रेडिट हो जाएगा. अगर लायबिलिटी एसेट्स की वैल्यू गिर गई, लॉस हुआ, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व को डेबिट हो जाएगा. ऐसे ही लायबिलिटीज के लिए भी ये होता है कि लायबिलिटीज बढ़ गई, नुकसान है, रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट कर दो, यूज कर लो. लायबिलिटीज कम हो गई, प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन रिजर्व में क्रेडिट कर दो. द अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व कैन नॉट बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड. कह रहा चाहिए डेबिट्स क्रेडिट्स करके जो रिवैल्यूएशन रिजर्व में अगर क्रेडिट बैलेंस आ भी गया, इट इज नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड. वो पड़ा रहेगा, वो आगे जाके रिवैल्यूएशन में ही सेट ऑफ होता रहेगा. लॉसेस को डेबिट कर देंगे, प्रॉफिट्स को क्रेडिट कर देंगे. तो रिजर्व which is used for adjusting the fluctuations in the value of assets and liabilities. शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, जैसे कि मैंने बताया, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन से रिलेटेड होता है, आपके लिए नई बात है, बट सिर्फ और सिर्फ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए. शेयर ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग अकाउंट. शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट इज अ रिजर्व टू विच द डिफरेंस बिटवीन द मार्केट वैल्यू and issue price of shares issued to the employees is credited. कोई शेयर चल रहा था मार्केट में, फॉर एग्जांपल मार्केट वैल्यू थी 75 रुपीज, मार्केट में चल रहा था 75 का, और आप अपने एम्प्लॉइज को दे रहे हैं 50 रुपीज में, कंपनी का 25 रुपए पर शेयर नुकसान हो रहा है. द डिफरेंस बिटवीन 75 and 50, that is rupees 25, should be credited to this reserve.
तो आप कितने का रिजर्व क्रिएट करके चलेंगे? जितना भी आप डिस्काउंट दे रहे हैं, 25 रुपीज का। बाकी लास्ट आइटम तो बैलेंस सरप्लस ही था, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्लोज करेंगे एक बार हम रिजर्व्स एंड सरप्लस को। रिजर्व एंड सरप्लस, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, अदर रिजर्व्स। उसमें कुछ एग्जांपल्स क्या थे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, दे देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे ताकि भूल ना जाए। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, टैक्स रिजर्व, सब्सिडी रिजर्व। सब्सिडी किसी भी नाम से उसके आगे कोई रिजर्व लिखा हो तो अदर रिजर्व्स। ये अदर रिजर्व्स की बात हो रही है, अदर रिजर्व्स। ठीक है, सरप्लस आपका बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का सरप्लस होता है। शेयर होल्डर्स फंड्स का लास्ट सब हेड, शेयर होल्डर फंड्स में पहले क्या आया? शेयर कैपिटल, फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस, और लास्ट सब हेड है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ये शेयर वारंट्स क्या होते हैं? जब कंपनी ने शेयर्स इशू करे तो कभी कभी शेयर्स फुली सब्सक्राइब हो गए, सबको शेयर्स नहीं मिल पाए। अब आपको बड़ी तमन्ना थी आपकी कि कंपनी के शेयर्स चाहिए ही चाहिए आपको, अब खत्म हो गए तो हो गए ना। कंपनी कैन नॉट इशू मोर देन व्हाट इट इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर। कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर्स, 1 लाख से ज्यादा तो आप दे नहीं सकते हम। तो एक इंस्ट्रूमेंट क्रिएट करा, शेयर वारंट्स। क्या होता है उसमें? शेयर वारंट्स गिव द होल्डर, अगर आपने शेयर वारंट्स परचेज करे किसी कंपनी के तो आपके पास क्या राइट्स आएंगे? शेयर होल्डर्स, शेयर वारंट्स गिव द होल्डर right to acquire equity shares at a specified date and at a specified rate। पहले बता दिया कि अब ये इशू तो खत्म हो गया, अब 2 साल के बाद आई एम प्लानिंग टू इशू मोर शेयर्स। 2 साल के पहले से डेट बता दी, इस डेट पे इस रेट पे आपको शेयर्स मिलेंगे। These are financial instruments which will be converted into equity shares। अभी शेयर वारंट्स शेयर्स नहीं है, बट होंगे कन्वर्ट at a later date and at a predetermined price। Since these are to be converted into equity shares, these are classified as or shown as shareholders funds। shareholder funds में इन द सेंस कि इसको अलग से, शेयर होल्डर फंड्स में लास्ट आइटम क्या होता है? मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। तो पहला क्या था? शेयर कैपिटल, वो ऑलरेडी शेयर इशूड है। सेकंड रिजर्व्स एंड सरप्लस, थर्ड शेयर वारंट्स, अभी शेयर्स इशू नहीं हुए बट इवेंचुअली तो वो शेयर्स में ही कन्वर्ट होंगे, तो ये भी कहां शो करे जाते हैं? शेयर होल्डर्स फंड्स में। शेयर होल्डर फंड्स का थर्ड आइटम मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। तो पहला शेयर होल्डर्स फंड्स। सेकंड मेजर हेड क्या है? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। सिंपल सी टर्म है, इसके कोई सब हेड्स नहीं, कोई आइटम्स नहीं, जस्ट रीड वंस। नाम में ही पता चल रहा है हो क्या रहा है? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। एप्लीकेशन मनी हम रिसीव कर चुके हैं, अभी पीरियड ओवर नहीं हुआ है जिसके अंदर हमें डिसाइड करना होता है कि हम शेयर्स अलॉट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और बुक्स क्लोज हो गई, 31 मार्च आ गया, तो अभी डिसाइड नहीं हुआ, तो हमें नहीं पता कि हम इनको शेयर्स देंगे या इनके पैसे वापस करेंगे। तो तब तक ये पैसे एक सेपरेट अकाउंट में पड़े रहेंगे। अकाउंट का नाम शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट इज अ लाइन आइटम। लाइन आइटम, इट कम्स बिटवीन शेयर होल्डर्स फंड्स एंड लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज और शेयर होल्डर्स फंड्स के बीच में आता है। इसके कोई हड सब हेड्स नहीं होते। अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी टुवर्ड्स शेयर एप्लीकेशन and against which the company will certainly allot shares is shown against share application money pending allotment। ये एक अच्छा पॉइंट इन्होंने ऐड कर दिया, certainly allot shares, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अब अगर ऐसा होता कि पैसे आ गए और वापस करेंगे, तो वो आगे जाके हम देखेंगे कि वो लायबिलिटीज में, करंट लायबिलिटीज में आ जाएगा कि ये तो पैसा रिफंडेबल है, ये तो पैसा देना है। इसमें वो आएंगे जो पैसे रिसीव तो कर लिए, अभी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, बट ये सर्टेन है कि हम शेयर्स इनको अलॉट करने वाले हैं।
अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, अदरवाइज तो आपको आइटम दे रखा होगा, अमाउंट दे रखा होगा, आपको शो कहाँ करना है, बैलेंस शीट में शेयर होल्डर्स फंड्स के बाद। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, मनी रिसीव हो चुकी है, एप्लीकेशन मनी रिसीव हो चुकी है, इट इज सर्टन दैट द शेयर्स विल बी अलॉटेड, बट अभी शेयर्स अलॉट हुए नहीं है, तो ये क्या है, सेकंड मेजर हेड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, और इसको एक it is considered as a line item shown between shareholders funds and non-current liabilities. ध्यान से देखना, पहले इतना रीड करें।